नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि भले ही हमें चैनल पर वीडियो पोस्ट करने में देर हो जाए, लेकिन आप लोग चैनल पर आने में बिल्कुल देर नहीं करते। आप में से अधिकांश को जैसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, आप लोग ना सिर्फ चैनल पर आकर वीडियो देखते हैं बल्कि उसे लाइक और शेयर भी करते हैं। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे नए सब्सक्राइबर के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करते हैं एक ऐसी उलझन की जो हिंदी लिखते या पढ़ते समय हम में से सभी को होती है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं वह बाजार गई, य का प्रयोग करके, तो कुछ लिखते हैं वह बाजार गई। कुछ लोग कहते हैं उसने बादाम खाए, तो कुछ लिखते हैं उसने बादाम खाए। अब मसला ये है कि खा ये सही है या खा ए सही है, ग ये सही है या ग ई सही है। लेकिन इसका जवाब हम में से अधिकतर लोगों के पास नहीं है। जो लिखता आ रहा है उसको वही सही लगता है। पर इस मामले में भाषा क्या कहती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, जब भी उलझन होती है किसी को भी तो वह होती है गई या गई में, गए या गए में। लेकिन गया में किसी को कहीं उलझन नहीं होती। गया सभी लोग गया लिखते हैं। वह बाजार गया, राम बाजार गया। तो ये गया जो है वो एक मानक शब्द है। यह मानक शब्द कैसे बना, अगर हम यह भाषा विज्ञान जान लें तो बाकी उलझनें भी दूर हो जाएंगी। दरअसल ग एक क्रियापद यानी एक वर्ब है, जिससे कि गमन यानी कि जाना बनता है। अब इस ग को अगर हमें भूतकाल में ले जाना हो, भूतकाल का वाक्य बनाना हो, तो आ प्रत्यय हमें इसमें लगाना पड़ता है। ग प्लस आ प्रत्यय, तो बनेगा ग आ। वह बाजार ग आ। लेकिन बोलकर देखिए कितनी कठिनाई हो रही है ना। वह बाजार ग आ, राम बाजार ग आ, बहुत मुश्किल है। सुनने वाले के लिए भी कंफ्यूजन है, आप क्या बोल रहे हैं। वह बाजार ग आ, गा बोल रहे हैं, गा बोल रहे हैं। सुनने वाले को भी मुश्किल, बोलने वाले को भी मुश्किल। तो ऐसे में भाषा की सहायता करने आती है एक श्रुति। श्रुति माने जिससे सुनने में आपको आसानी हो। तो वह एक अक्षर ही होता है, वह वर्ण है यहाँ पर य या व का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आ प्रत्यय से पहले लगाएंगे य, ग य आ। यह एक श्रुति है। मैं फिर से बताती हूँ, श्रुति का मतलब है जब बोलने में, सुनने में किसी शब्द को कठिनाई हो तो उसमें बैसाखी के तौर पे मदद के लिए यह आती है। ग प्लस य प्लस आ बनेगा, तो अब बन जाएगा गया। गया बोलने वाले को भी दिक्कत नहीं, सुनने वाले को भी दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बनता है गया मानक शब्द। अब बात करते हैं गई या गई की। अच्छा, अब आप कहेंगे जब गया मानक है तो स्वाभाविक रूप से गई या गए ही मानक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रा ठहरिए। दरअसल आ प्रत्यय जो होता है वह सिर्फ पुल्लिंग का होता है। आप उसे लगा के स्त्रीवाची शब्द नहीं बना सकते। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ग क्रिया में लगाना होगा बड़ी ई, लिख के ई प्रत्यय। तो जब ग के साथ आप बड़ी ई वाला ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा ग ई, है ना। तो हम गई ही तो बोलते हैं। गई बोलने में कहीं कोई समस्या है? गई सुनने में कहीं कोई समस्या है? कतई नहीं। तो जब गई हम आराम से सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो यह श्रुति नहीं आएगी। उसकी बैसाखी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वह तभी आती है जब हम उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हो या फिर सामने वाले को कठिनाई हो रही हो सुनने समझने में। तो जाना आपने, जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे, गई साफ साफ बोलेंगे, तो हमें किसी य श्रुति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से गई लिखना बिल्कुल शुद्ध होगा। इसी तरह से जब हम बहुवचन बनाते हैं ग के अंदर, तो हम ग के अंदर लगाते हैं ए प्रत्यय। ग प्लस ए, आप समझ रहे हैं। ग प्लस ए जब आपने बोला तो ग ए बोला, तो गए तो बोलना बड़ा आसान है, उसे सुनना भी बड़ा आसान है। कहीं कोई उलझन, कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं। तो एक बार फिर यह श्रुति नहीं आएगी, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से शब्द बन जाएंगे गया, वहाँ यह श्रुति आई क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। फिर बना गई, यहाँ यह श्रुति नहीं आएगी। गए, यहाँ यह श्रुति नहीं आएगी क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है।
अच्छा, अब चूंकि हिंदी में क्रियापदों के दोनों ही रूप प्रचलित है, इसलिए अगर आप य वाली वर्तनी का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसे गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हिंदी जो है वह खड़ी बोली से विकसित हुई है, और खड़ी बोली की ये प्रवृत्ति है कि उसमें स्वरांत शब्द होते हैं, यानी कि स्वर पे खत्म होने वाले शब्द होते हैं। इसलिए जहाँ आप सिर्फ विकल्प से प्रयोग कर रहे हैं य या व का, वहाँ पर उनके इस्तेमाल से बचिए और स्वर पे खत्म होने वाले रूपों का ही इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, यह भी ध्यान रखें कि यह नियम सिर्फ क्रिया पर नहीं बल्कि विशेषण अव्यय सभी पर लागू होता है। इसलिए जब आपको न्यू दिल्ली लिखना हो तो न ये दिल्ली लिखने से बचें, आप लिखें न ई दिल्ली। जब आपको न ये गीत लिखना हो तो उसमें य के प्रयोग से बचें, आप लिखें न ए गीत। अच्छा, अब फटाफट एक बहुत खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब किसी मूल शब्द में ही य का प्रयोग हो तो उसको स्वर से आपको नहीं बदलना है। जैसे कि स्थायी शब्द में मूल शब्द में ही य है अंत में, उसे बदल के आप स्थायी नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। इसी तरह से दायित्व के अंदर मूल शब्द का हिस्सा है य, तो आप उसे दायित्व नहीं कर सकते। अव्ययी भाव समास, अव्ययी अंत में भाव से पहले य है, उसको आप बोलने की सुविधा के लिए ई अव्ययी भाव समास नहीं कर सकते। इस तरह से ध्यान रखिए, जब भी मूल शब्द में य है वहाँ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। न या शब्द यह है और यहाँ मूल में ही य है, इसलिए उसे आप न आ नहीं करेंगे। उसके जब आप रूप बदलेंगे तब स्वर लगा देंगे, न ई कर दीजिए, न ए कीजिए, लेकिन न या इस मूल शब्द में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये गई खाए वाली उलझन बिल्कुल दूर हो गई होगी इस वीडियो को देखने से। फिर भी अगर कोई उलझन, कोई शंका, कोई भ्रम मन में है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को हमारी इस कोशिश का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।